नमस्कार सभी श्रोताओं का। और हमारी आज की वक्ता कविता कुरुंगटी जी का आज के व्याख्यान में तहे दिल से स्वागत है। आज का व्याख्यान शक्ति अभियान द्वारा आयोजित किया गया है। व्याख्यान शुरू होने से पहले मैं आप सभी श्रोतागण को शक्ति अभियान के बारे में बताना चाहूंगी। शक्ति अभियान आईवाईसी द्वारा शुरू किया गया अभियान है जो कि महिलावादी राजनीति के बारे में केंद्रित है। और इस अभियान के तहत हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहां निर्णय प्रक्रिया केवल महिलाएं हो और जो लोकल बॉडी से लेकर विधानसभा लोकसभा में महिलाओं की संख्याओं को कैसे बढ़ाएं इस पर काम करती है। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ शक्ति अभियान की टीम इस वक्त भारत के 20-21 राज्यों में काम कर रही है। जरूरी है कि महिला राजनीति जो हम खड़ी करना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई महिलाओं को अलग अलग विषय के बारे में समझ हो। इसी कोशिश में हमने यह शक्ति चिंतन व्याख्यान श्रृंखला शुरू की है। शक्ति अभियान के तहत आज के व्याख्यान पर नजर डालते हैं जिसका शीर्ष है भारत में कृषि का संकट। हम सभी हम सभी भारतीय जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः इसकी आधी आबादी का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। पर क्या आज का किसान खुशहाल है? देश देश का किसान किस प्रकार से जूझ रहा है? क्यों आज देश के किसान सड़क पर आ रहे हैं? आज के व्याख्यान से आज देश का कृषि संकट समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी वक्ता है कविता कुरुंगटी जी। मैं आपको उनका एक छोटा सा औपचारिक परिचय जरूर देना चाहूंगी। कविता कुरुंगटी जी बेंगलोर स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो किसानों को सशक्त बनाने और सतत कृषि आजीविका को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकास संचार में प्रशिक्षित कविता जी पिछले 27 वर्ष से सतत कृषि और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वे आशा और मकाम जैसे स्वयंसेवी प्रेरित राष्ट्रीय नेटवर्क्स का हिस्सा है। न केवल इतना ही, उन्होंने भारत सरकार की रमेश चंद्र समिति जो एमएसपी निर्धारण फॉर्मूले का काम करती है और भारत में महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति सहित अन्य कई समितियों में सदस्य के रूप में सेवा दी है। तो फिर से एक बार कविता कुरुंगटी जी का धन्यवाद करते हैं। कविता जी की बात पूरी होने के बाद अंत में हम एक सवाल जवाब का सेशन रखेंगे। अब हम उनको आमंत्रित करते हैं बातचीत रखने के लिए। कविता जी आपका। कविता जी ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद नेहा जी। शक्ति अभियान के इस मीटिंग में मुझे एक आह्वान मिला और मैं आप सबके साथ कृषि संकट के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, उसके बारे में बताने का ये मौका मिला। आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ये सेशन में हमारी जो संवाद चलेगी उसके बाद अगर और साथी इस देश के खेती किसानी को बचाने के लिए एक रिजोल्यूट काम अगर कर सकेंगे, मुझे लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट आउटकम होगा मेरे लिए। अगर इस मीटिंग के तहत ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं दक्षिण भारत से हूँ और मेरी हिंदी शायद उतनी ठीक नहीं होगी, मगर मैं कोशिश करूँगी। बात करना तो जानती हूँ। अगर कहीं पे आप लोगों को कुछ आपके कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा और बाद में हम पूरा एक प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम एनी क्लैरिफिकेशंस ऑल्सो उसी टाइम पे लेंगे। और आप मेरे सफ़ेद बाल देख रहे हैं तो आजकल ये भी एक आदत बन गई है कि थोड़ा बहुत रैम्बल करेंगे हम। आई मे नॉट स्टिक टू द प्लॉट एज दे से।
मगर कोशिश करेंगे। मैं तमन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेजेंटेशन शेयर करें। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म कॉल्ड अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर, जो हम हिंदी भाषियों के साथ जब बात करते हैं किसान स्वराज नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। और ये ना कोई एनजीओ है ना ही कोई यूनियन है, एक प्लेटफॉर्म है जो सहमना लोग होते हैं इस देश में, वो सब मिलके खेती किसानी और किसानों के हकों के बारे में काम जो करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, ना ही कोई एम्प्लॉयज है, ना कोई बैंक अकाउंट है। वी आर ऑल वॉलंटियर्स इन दिस फुल टाइम प्लेटफॉर्म। दैट्स अबाउट आशा किसान स्वराज नेटवर्क। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कृषि का संकट के बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक हम यही मानते हैं कि जो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, उसको हम ऑलमोस्ट लाइक एक्यूट क्राइसिस इंडिया में है, ये बताने के लिए वो फार्म सुसाइड्स को एक उदाहरण जैसा हम बताते हैं। और ये भी एक बात है कि इस देश में जब भी सर्वेस किए गए थे किसानों के साथ। जसबी जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। राइट। तो बहुत सारे सर्वेस में जब किसानों से पूछा जाता है क्या आप खेती में रहना चाहेंगे, क्या क्या आप अपने अगले पीढ़ी के लिए खेती का ही प्रोफेशन चाहते हैं क्या, बहुत सारे किसानों ने यही जवाब दिया कि अगर हमको कुछ एक मौका मिलता है तो हम खेती बंद करके कुछ और करना चाहते हैं। इसको भी बार बार दिखाया जाता है कृषि के संकट के बारे में बताने के लिए। मगर इन दो मैनिफेस्टेशंस के अलावा और भी बहुत सारे पहलू है कृषि संकट को लेके। उसमें सबसे पहले एक पहलू ये है कि इंडिया में बहुत सारे किसान हैं जो सरकारों के लिए और समाज के लिए भी अदृश्य है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप देखेंगे बटाईदार किसान जो होते हैं या ठेके पे लेके जो खेती करते हैं, इनकी संख्या आंध्र प्रदेश जैसे एक राज्य में लगभग 80 से 90% किसान जो है वो जमीन के मालिक खेती नहीं कर रहे हैं। वो जिनके पास जमीन नहीं होता है या बहुत कम होता है, वो लोग किसी और का खेत ठेके पे लेके काम कर रहे हैं। ये जो टेनेंट फार्मिंग का एक फिनोमिनन है, तो इनके वो जो बारे टेलीना में रिकॉर्ड है। बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती है और वो अदृश्य रह जाते हैं। और मैं बाद में दिखाऊंगी कि वो उनके अदृश्य रहने से उनका संकट कैसे बाकी किसानों से और एक्यूट है। और इंडिया में कई सारे स्टडीज ये दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो आत्महत्या कर रहे हैं वो ऐसे किसान हैं जो बटाईदार किसान है। ऐसे ही इंडिया में महिला किसान अदृश्य है। शक्ति अभियान में सब लोग महिला नेत्री ही है, और आपको इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इस देश में सबसे ज्यादा काम खेती में जो करती है, प्रति एकड़ जमीन में आप देश के किसी भी प्रदेश में जाइए, किसी भी फसल का खेत को देखिए, सबसे ज्यादा काम का दिन महिला किसान दे रही हैं खेती में। मगर क्योंकि उनके नाम पे जमीन नहीं होता है, इस देश के समाज ने और सरकार ने भी
इनको किसान नहीं माना है, खुद का किसान का दर्जा इनके पास नहीं है, ये भी अदृश्य किसान है। ऐसे ही आदिवासी किसान जो खेती भी करते हैं और जमीन से भी जो एमएफपी होता है उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उनको भी किसान का दर्जा नहीं दिया गया है, वो अदृश्य है। ऐसे ही लाइव स्टॉक रियरिंग किसान, तो ऐसे बहुत सारे अदृश्य किसान हैं। और ये अदृश्यता ही एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे इस देश के कृषि के संकट का। दूसरी बात है, खेती में जो ये तो एक प्रोफेशन है, और रिस्क लेके प्रोफेशन को आगे चला रहे हैं किसान। अ, तो वो अपना मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लागत लगाते हैं, मगर अंत में उनको कुछ नहीं मिलता है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा ही बहुत सारे किसानों को आत्महत्या की तरफ ढकेलता है। मगर जो लोग जिंदा है, ऐसा नहीं है कि उनकी संकट नहीं है, उनका भी बहुत गहरा संकट है व्हेन इट कम्स टू आर्थिक संकट। तीसरा संकट ये है कि जिन संसाधन को लेके खेती करना चाहिए, वो भी जो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेस ही खराब हो जाते हैं या घट जाते हैं या गायब ही हो जाते हैं, जैसे इस देश में पानी, सिंचाई के लिए पानी, या जमीन का जो टॉप सॉइल है, या जमीन का जो उपजाऊ शक्ति है, या इस देश में जैव विविधता की बात हो, अगर ये सब नहीं रहेंगे, खेती नाम का एक धंधा ही नहीं रहेगा। तो देर इज एन इश्यू विथ डीजेनरेशन एंड डिप्लीशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, ये भी संकट का एक पहलू है। फिर एक पहलू है कि अ, खेती जो करते हैं किसानों के आपस में ही, जो इनिक्विटीज है, जो असमानता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थोड़े किसान ऐसे भी है इस देश में जो अ, बहुत उपलब्धियां उनके पास है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम संसाधन है। तो ये जो असमानता विद इन द फार्मिंग कम्युनिटी है, ये भी एक संकट का पहलू है। एक पहलू, संकट का एक पहलू के ऊपर हमें खास करके अपना दृष्टि डालना चाहिए, वो है इस खेती किसानी के क्षेत्र में जो लोग रह गए हैं, उनको एक गर्व महसूस नहीं होता है। शिवलाल जी, आपको थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। अ, अपने प्रोफेशन के ऊपर या समाज में अपने स्थान को लेके भी उनको कोई गरिमा महसूस नहीं होता है। तो डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट का इतना ज्यादा खतरा है आज के दिन इंडिया के खेती में, कि आप ऐसे भी गांव पाएंगे जहाँ पे मैं कर्नाटक में मैसूर से आप लोगों से के साथ बात कर रही हूँ, और यहीं से कुछ 40 किलोमीटर दूर में एक गांव है जहाँ पे लगभग 50 से ज्यादा 20 से 45 साल के उम्र के आदमी है, जिनको कोई एक ब्राइड नहीं मिल रही है, पत्नियां नहीं मिल रही है। तो एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन गया है कि अगर किसान को अपनी बेटी को किसी को शादी में देना है, वो एक संकोच महसूस कर रहे हैं, क्या बेटी उनकी कंफर्टेबल रहेगी क्या, या उनके परिवार में एक कंफर्टेबल
इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब सोच से एक ऐसा सिचुएशन भी पैदा हो रहा है जहाँ पे men in agricultural families are not finding you know life partners. और अगर हम दूसरे और एक पहलू के बारे में अगर बात करेंगे, खेती में जो लोग हैं और अन्य क्षेत्र में जो लोग हैं, जैसे सर्विसेज सेक्टर में, खास करके आईटी सेक्टर में, वहां पे जो एक स्टेटस होता है सोसाइटी में, वो इकोनॉमिक दर्जा की भी मैं बात कर रही हूँ और अदर सोशल स्टेटस की भी मैं बात कर रही हूँ। इनके किसानों के बीच में जो अंतर है, मैं एक बात बताऊं आपको, तमन्ना जी, you as a host have an option to mute everyone upon entry. अगर आप वो टिक करेंगे और मुझे अनम्यूट करेंगे, देन आई थिंक दिस प्रॉब्लम वोंट बी देयर। और लास्ट में इस संकट के बारे में ये ब्रॉड ओवरव्यू मैं दे रही हूँ, जैसे एक ईगल्स आई व्यू बोलते हैं ना, ऊपर से अगर देख रहे हैं तो कितने सारे पहलू दिखते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसा भी स्थिति आने वाला है इस देश में, जिस गति से, जिस रफ्तार से इस देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, उसमें ऐसा भी स्थिति होगा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, अगर कोई थैंक यू। तो मैं पॉलिटिकल स्पेस के बारे में बात कर रही थी लास्ट में, किसानों के लिए जो अपनी आवाज और बुलंद करने का और सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाने का, वो सब, ये भी एक मुद्दा खड़ा हो रहा है कि अगर कोई पार्टी बिना गांव में जाके, बिना गांव में कैनवसिंग करके मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, बताने की भी जरूरत नहीं है। आगे जाके शहरीकरण इतना ज्यादा हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है कि आप वन हाफ ऑफ एक असेंबली में मेजॉरिटी पाना चाहते हैं, आप सिर्फ अर्बन वोटर्स के ऊपर फोकस करके भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे राज्य ऐसे शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं। आप एक असेंबली में मेजॉरिटी सीट्स पा सकते हैं और सरकारें भी बना सकती हैं। तो किसानों के लिए वोट बैंक वाला पॉलिटिकल स्पेस भी शायद आगे जाके नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कहाँ से ये इतना खतरा मंडरा गया है किसानों के ऊपर, थोड़ा अगर हम देखेंगे, एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा एंटरप्राइज है जहाँ पे हर कोई चीज में रिस्क है। आप अगर एक फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति है, एक उद्योगपति है, मान लीजिए आप एक सर्विसेज सेक्टर में है, एक कंपनी या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपके प्रोफेशन में कभी इतने रिस्क्स नहीं होंगे जितना खेती में है। अगर आप देखेंगे, खेती में एक किसान को अपना जमीन क्या होगा, अपना क्लाइमेट क्या होगा, अपना कास्ट क्या होगा, ये सब तय करने का कोई जगह नहीं है। दीज आर गिवेंस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से। आपके परिवार का जमीन अगर गांव से दूर है और वो अच्छा वाला जमीन नहीं है, स्टोनी है या रेत का है या जो भी है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक फैक्ट्री ओनर है,
आपके पास कम से कम इतना तो चॉइस होता है कि आप कहाँ जाके फैक्ट्री लगाएंगे। आपके पास कुछ ना कुछ वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में होते हैं, मगर खेती में कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर खेती में जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, वो फिजिकल इनपुट्स हो सकते हैं, वो बीज की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, पेस्टिसाइड्स की बात हो, या कर्जे पे लेके जो करते हैं क्रेडिट की बात हो, फाइनेंशियल इनपुट्स की बात हो। इन सभी इनपुट्स में रिस्क है, क्योंकि ये कुछ भी किसान के कंट्रोल में नहीं है। टेक्नोलॉजी उनके कंट्रोल में नहीं है। रिटेलर्स और बड़े बड़े कंपनियां उनको जो बेच रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का होगा, या दाम को कंट्रोल करने के इस देश में कोई कानून नहीं है। तो ये सब भी उनके कंट्रोल से बाहर रहा। फिर आ जाता है, अगर मान लीजिए कहीं से भी ये सब आप समेट के कहीं से भी कर्जे पे लाके आप खेती शुरू करते हैं, एक्चुअल खेती की प्रक्रिया जहां पे आप बीज बोएंगे कहीं से भी लाके, बैल या ट्रैक्टर लाके आप जमीन को प्लविंग भी करते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं आप करते हैं। थ्रू आउट द सीजन दो तीन बातों की रिस्क है। एक रिस्क है वेदर का, एक रिस्क है प्राकृतिक आपदाओं का। कहीं पे भी पेस्ट आउटब्रेक हो सकता है, या बाढ़ आ सकता है, सूखा पड़ सकता है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग भी बहुत सारे रिस्क है। और आजकल की खेती जो सब कुछ बाहर से लाके करने का जो खेती है, वो भी जहरीला खेती है। इसमें आपके संसाधन खराब हो रहे हैं, वो भी एक रिस्क है। अचानक सा सरकार कहता है इसको भूमि अधिग्रहण हम करने वाले हैं, लैंड एक्विजिशन, क्योंकि यहाँ पे रोड बनना है, रेलवे ट्रैक बनना है, किसी कंपनी को देना है। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज का भी ऑलवेज खतरा है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत सारा खतरा है। फिर जाके जब आप अंत में मार्केट में लेके जाते हैं, ये सब झेलने के बाद वहां मार्केट में भी अलग अलग रिस्क है। जिस व्यक्ति ने आपको कर्जा दिया है वही वाला रेट तय करेगा आपके साथ, वो आपसे वही बंदा खरीदने के लिए व्यापारी बन के खड़ा रहेगा, या बाहरी देशों से बहुत ज्यादा सब्सिडीज जिन किसानों को मिलता है, एक्चुअली उन देशों में कंपनियों को मिलता है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, जो डेवलप्ड ओईसीडी कंट्रीज है। वहाँ के जो सब्सिडाइज्ड प्रोड्यूस डब्ल्यूटीओ साइन करने के बाद, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में साइन करने के बाद जो इंपोर्ट्स इंडिया में आते हैं, उससे भी किसानों को यहाँ पे दाम नहीं मिलता है। तो मार्केट्स रिग हो चुके हैं। तो बहुत सारा रिस्क आपको मार्केट एंड पे भी है। और इन सब के साथ साथ जो ऊपर वाला आप देख सकते हैं, एक करंट कॉन्टेक्स्ट एक एक और है, जहाँ पे खेती सामुदायिक होती थी इस देश में। सब कुछ ज्ञान से लेके बीज, सब कुछ लेबर एक्सचेंज भी होता था। तुम मेरे खेत में आके काम करो, मैं तेरी खेत में आके काम करूंगी वाला सिस्टम्स इस देश में होते थे। अब पूरा इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव खेती हो गया है, तो एक दूसरे का सहारा भी नहीं मिलता है। और इस संदर्भ में ये पूरा रिस्क के संदर्भ में बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। और मैं चैलेंज करना चाहूंगी कि इससे और रिस्की एंटरप्राइज मुझे एक और दिखाइए आप। जो मान लीजिए शहरों में मूंगफली बेचने वाला एंटरप्राइज है, जो छोटे, इसको क्या बोलते हैं, काट पे, काट को हिंदी में क्या बोलते हैं, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो वहां से लेके छोटे छोटे जो लोग छोटे एंटरप्राइजेस इस देश में चला रहे हैं, किराना दुकान हो सकता है, या अडानी हो सकते हैं। अडानी का इतना बड़ा एंटरप्राइजेस
है, पोर्ट से लेके एयरपोर्ट्स तक, किसी और के एंटरप्राइज में ऐसे रिस्क्स नहीं है। इसको हमें बहुत ज्यादा समझना चाहिए। और खेती को अगर हम बचाना चाहते हैं इस देश में, एक एक रिस्क को हम कहाँ कहाँ डी रिस्क कर सकते हैं, अगर उस ढांचे में अगर सोच सकते हैं, शायद कुछ इसके सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। मगर आज के सरकार के पॉलिसीज जो है, किसानों को और रिस्की खेती की तरफ ढकेल रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े कॉरपोरेशंस इस देश के खेती के ऊपर कब्जा ले रहे हैं। अगला स्लाइड प्लीज। थोड़े आंकड़ों के ऊपर जाएंगे। कितने लोग हैं, अभी किसानों के बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 2011 के बाद तो इस देश में सेंसस नहीं हुआ है, और मोदी सरकार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां से जो एक्चुअल नंबर्स उभर के आएंगे वो दिखाना नहीं चाहते हैं दुनिया के सामने और जनता के सामने। मगर 2011 का ही अगर हम नंबर्स लें, तो जिनको वर्कर बोल के इस देश की आर्थिक व्यवस्था में गिने जाते हैं, उनमें से 72% रूरल वर्कर्स एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है। उसमें अगर आप देखेंगे, जो लोग अपने आप को कल्टीवेटर मान के रिपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है वो अपने खेती वाले प्रोफेशन के ऊपर कुछ लागत लगा के जो काम कर रहे हैं, वो कुछ 12 करोड़ लोग हैं। और जो लोग अपने आप को खेत मजदूर बोल के रिपोर्ट करते हैं, वो कुछ 14.5 करोड़ लोग थे, वो 2011 की बात। तो खेत मजदूर जो है रिस्क नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, किसी और के खेत में उस दिन के काम के लिए या जो ठेके पे काम लेते हैं, उनको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, श्रम लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, और उसका उनको कुछ रोजगार मिल जाता है। मगर देश में कल्टीवेटर अलग है, श्रमिक अलग है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दूसरे के खेतों में जाके मजदूरी भी करते हैं। इतना स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन इस देश में नहीं है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, फिशिंग, लाइफ स्टॉक रियरिंग, वो सब किसान भी है। तो हम जो बात कर रहे हैं, लगभग लगभग कुछ 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। और 2024 में, इस साल में, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया था, वो एक बहुत अजीब सी बात को पकड़ा है। और दुनिया में ये कहीं और नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया में हुआ है। वो ये है कि हर आर्थिक व्यवस्था में जब जब प्रोग्रेस, विकास होता है, ये माना जाता है, विकास वही है ये मैं नहीं मानती हूँ, मगर माना जाता है कि जब विकास होता है, खेती से लोग हटके दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे। वो इसलिए भी जाएंगे क्योंकि शहरीकरण होता है विकास में, तो शहरों में जाएंगे तो खेती नहीं कर पाते हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में चले जाते हैं। इसलिए खेती के जो पॉपुलेशन है वो घटता जाता है। किसी भी देश के इतिहास में अगर उनकी आर्थिक व्यवस्था में आप देखेंगे, इंडिया में भी वो हो रहा था। 2000 से 2019 तक, जिसमें बहुत सारे साल कांग्रेस और यूपीए का सरकार था, वो हो रहा था, जहां पे 60% हमारी आबादी में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार खेती में मिलता था। 2000 में, 2000 साल में, मतलब इन द ईयर 2000, 2019 तक आते आते वो 42% हो गया था। जिस साल में जीडीपी में खेती का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% है, उस साल में भी बहुत सारे लोग खेती में थे,
मगर उसके पहले में तुलना करेंगे तो बहुत कम हो गया था। कुछ 20% पॉपुलेशन कम हो जाना बहुत अ, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है वो। मगर आप देखेंगे 2019 से 2022 तक का अगर आप डेटा देखेंगे, उसमें कुछ 9% आबादी में संख्या खेती के ऊपर वापस आ गई है। दूसरे क्षेत्रों में जो लोग गए थे वहां कुछ नहीं मिला इनको, तो वापस इनको खेती में ही आना पड़ा। खेती में संकट बहुत बड़ा है, मगर कहीं और विकल्प नहीं है इस देश के लोगों को। तो कुछ लगभग 6 करोड़ नए लोग खेती के क्षेत्र में वापस आए हैं। तो आप समझ सकते हैं संकट का ये पहलू भी है कि और लोगों को इसी में एकोमोडेट करना पड़ रहा है संकट के बावजूद। अगला स्लाइड। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को ही अगर हम महत्व देने लगेंगे और एक व्यक्ति को, एक इंसान को अगर महत्व नहीं देंगे, तब तो करोड़ों लोगों को छोड़ देना पड़ेगा जो खेती में है। क्योंकि खेती तो आजकल सिर्फ 14 से 18% ही इस देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मगर इस देश में कुछ 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स कहलाए जाते हैं। और वो नंबर भी आप देख सकते हैं, जब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वो संख्या बढ़ रही है। और इसमें से 70% से ज्यादा या लगभग 70% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़, उससे कम जमीन इतने सारे करोड़ों परिवारों के पास है। एवरेज अगर आप पकड़ेंगे सिर्फ 0.5 हेक्टेयर, इसका मतलब है अराउंड 1.25 एकर्स, इतना ही जमीन है 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के पास। इसके अलावा इस देश में जो रूरल हाउस होल्ड्स है उसमें से 8% बिल्कुल भूमिहीन है। और अलग अलग राज्यों की स्थिति अगर आप देखेंगे, अलग अलग समुदाय की बात अगर करेंगे, एससी एसटी ओबीसी, इसमें बहुत कुछ अंतर है इस पिक्चर में भी। और मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स में 70% के पास बहुत कम जमीन है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है उनमें से 1 हेक्टेयर से कम कितने लोगों के पास अगर आप देखेंगे, लगभग 17 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है और एक परिवार को उसमें जीना है। अगर आप, ये सब सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई प्राइवेट डेटा नहीं है, माइक्रो स्टडीज का डेटा नहीं है, ये नेशनल सर्वेस का डेटा है। और अगर इनकी आमदनी कितना है अगर आप देखेंगे, 2019 में एक एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड को प्रति माह केवल 8,337 रुपीस, और उसमें भी अगर आप, ये पूरा खेती से नहीं आता है, इसमें सरकारें जो मान लीजिए पीएम किसान के नाम से जो इनके अकाउंट में सीधा डालते हैं, या कभी पलायन हो गया और कहीं से आपके बेटी या बेटी ने आपको कुछ पैसा दे दिया, या आप मजदूरी का काम भी करते हैं उससे थोड़ा बहुत कमाते हैं, छोटा मोटा व्यापार करके जो कमाते हैं, वो सब मिला के किसानी जो करते हैं उस परिवार का मासिक आमदनी सिर्फ 8,337 रुपीस है। उससे भी, उसमें भी क्रॉप प्रोटेक्शन, एक्चुअली एक फसल से इनको जो आमदनी मिलता है
वो 8,337 में केवल 36% है। बाकी बाकी स्रोत से इनको आमदनी मिल रहा है। और पंजाब और हरियाणा में कुछ ज्यादा मिलता है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी बहुत कम इनको मंथली इनकम मिलता है। और सबसे खतरनाक बात ये है, अ, वो ये है कि 2013 से 2019 का अगर आप नंबर्स लेंगे, क्रॉप इनकम्स में एक्चुअली घटौती हुई है, कमी हुई है। ये बढ़ा नहीं है, 5% कम हुआ है किसानों के आमदनी में। जो 2013 में मिलता था, 2019 आते आते किसानों को आमदनी में क्रॉप इनकम और कम हुआ है। और अगर मैं इसको प्रति व्यक्ति का ये मान के चल रही हूं, एक परिवार में दो ही लोग हैं, दो से ज्यादा होते हैं कमाने वाले ग्रामीण क्षेत्र में, मगर मैं दो ही लोगों को पकड़ूं, प्रतिदिन इनको कितना मिलता है? खेती का पूरा सीजन में मेहनत लगा के इतना रिस्क लेते हुए अगर मैं देखूं, उनको सिर्फ 151 रुपीज पर डे पर कैपिटा मिलता है। और जो फसल से मिलता है, 30 रुपया। एक बार आपके ऐसे जूम अकाउंट में ही आपका हाथ रिस्पॉन्सेस में, रिएक्शंस में उठाते हुए मुझे थोड़ा बताइए, आप में से कितने लोग हर दिन 120 रुपया वाला चाय पीते हैं? बताइए। मैं खुद का हाथ खड़ा कर रही हूँ, मैं पीती हूँ 120 वाला चाय, कभी कभी मैं पीती हूँ। थोड़ा आप में से कितने लोग हैं, मैं देखना चाहूंगी। अ, चाय के ऊपर ही इतना खर्च करते हैं, थोड़ा दिखाएंगे ऑनेस्टली? सिर्फ दो तीन लोग। तमन्ना, डू आई टेक इट दैट यू डोंट स्पेंड 100 रुपीज ऑन योर चाय? I don't drink chai, so that's it. ओके। नहीं, चाय नहीं है तो आई मीन व्हाट फॉर Yeah, अर्बन but इंडिया, मिडिल yeah, but क्लास। it's much more than 100 rupees a daily हाँ, बैठ के fixed कुछ spending. Yeah. हाँ, बिना सोचते हुए जो हम खर्च कर लेते हैं। और इस देश का किसान को जो खेती से और फसल से जो मिल रहा है, 30 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति दिन, आप ये नंबर देख के ही आप शायद ये जान गए होंगे, ये मिनिमम वेजेस से बहुत ज्यादा कम है। इस देश का मिनिमम वेजेस से, लीगली मैंडेटेड मिनिमम वेजेस से भी बहुत कम है। ये सरकारी आंकड़े हैं। अगला स्लाइड। और ये भी बात आप सब जानते होंगे कि हम में से बहुत लोगों को, वैसे तो मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ मेरे हस्बैंड के अर्निंग्स को स्पेंड करने में। मैं बहुत सालों से कोई जॉब मैंने नहीं किया, कमाती नहीं हूँ। मगर हम जब कमाते हैं, हर महीने का एक इनकम फ्लो होता है। इनकमिंग इनकम यूजुअली मंथली बेसिस पे होता है। पता नहीं आप में से किसी को वीकली इनकम मिल रहा है या कुछ नहीं, मगर किसानों को आप जानते हैं कि 6 महीने में एक बार ये इनकम आता है, या 4 महीने में एक बार। तो 4 महीने तक कैश फ्लोज एक परिवार में मैनेज करना, विदाउट मनी कमिंग इनटू द होम बट यू आर पेइंग आउट कॉन्स्टेंटली, वो इकोनॉमी ही एक डेट इकोनॉमी है उस परिवार का। और सरकार ने, मोदी सरकार ने ये आंकड़ा पब्लिश करना बंद कर दिया कि खर्च कितना होता है एक किसानी परिवार का। जब तक यूपीए सरकार था, वो नंबर भी आता था और हमें पता चलता था कि जितना आ रहा है उससे बहुत ज्यादा खर्च होता है बहुत सारे फार्मिंग हाउस होल्ड्स में। जब इनको पता चला कि वो नंबर में खतरा है, मोदी सरकार ने पब्लिश करना बंद कर दिया है। तो इस देश में आज
सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ह्यूमन हिस्ट्री में ही किसी भी देश में इतना सारा विस्थापन कभी और कहीं और नहीं हुआ है जितना इस देश की खेती किसानी में हो रहा है। एक तरफ से तो लोग वापस खेती में आ रहे हैं, फिर भी फिर भी आज के दिन भी ये आंकड़ा सही है कि लगभग प्रतिदिन 2000 किसान अपना प्रोफेशन छोड़ के जा रहे हैं। 1995 से लेके जब से उदारीकरण ये सब हो गया है इंडिया में, लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण के जब से पॉलिसीज आए हैं, 3.7 लाख किसानों ने अभी तक आत्महत्या किया है। और ये आत्महत्याओं की संख्या बहुत दबाया जाता है। अगर कोई सरकार इतने आत्महत्या हुए हैं बोलेंगे, उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड बन जाता है। तो इस डेटा को बहुत मैनिपुलेट किया जाता है। और बहुत बार हम देखते हैं महिलाएं जब आत्महत्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको हाउसवाइफ के कैटेगरी में डाला जाता है, मगर वो महिलाएं एक्चुअली खेती में काम करने वाले महिलाएं हैं, वो महिला किसान है, मगर उनको किसानी वाले आत्महत्या कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो इतना ज्यादा सुसाइड रेट किसी और क्षेत्र में नहीं है। अगर आप इनका कर्जे का स्थिति क्या है देखेंगे, डेट बर्डन जो बोलते हैं वो इंटेंसिफाई हो रहा है। डेट तो सबके ऊपर होता है, अडानी के ऊपर भी है, विजय माल्या के ऊपर भी है, मगर हर किसानी परिवार के ऊपर जो डेट बर्डन बोलते हैं, डेट एसेट रेशियो अगर आप देखेंगे वो बढ़ता जा रहा है। और बहुत ज्यादा छोटे किसान इस देश में ऐसे हैं जो बैंक से कर्जा नहीं ले पाते हैं और शाहूकारों से हाई इंटरेस्ट रेट में आज भी लेते हैं। शाहूकार आप समझ रहे हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स। इनकम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी बताया। लैंड ओनरशिप की अगर आप बात करेंगे, इस देश में लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर लैंड ग्रामीण भारत से छीना गया है। अलग अलग प्रकार का अधिग्रहण किया गया है और डाइवर्शन भी किया गया है। और इन सब के ऊपर से क्लाइमेट चेंज, आजकल किसी को भी पता नहीं होता है कब बारिश गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो इन सब के साथ इस देश के किसान झेल रहे हैं। वो हमारे अन्नदाता है, अगर वो नहीं रहेंगे हम जिंदा नहीं रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बहुत एक वाइटल फंक्शन, इस देश की संप्रभुता को ही इस देश के अन्नदाता बचा रहे हैं। नहीं तो हम किसी और के ऊपर निर्भर हो जाते थे, मगर इनकी कोई आत्मनिर्भरता नहीं रखा हमने। वो बहुत ज्यादा संकट में, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में अटक गया था, ऐसे ही इस देश के किसानों को एक चक्रव्यूह में इस देश के नीतियों ने ढकेला था। नेक्स्ट वन प्लीज। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने अलग अलग मुद्दों के ऊपर ऑलरेडी बताया है, मगर कॉरपोरेट कंट्रोल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ कपास का उदाहरण लूंगी। जब से बीटी कपास, कपास और खादी और चरखा इस देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक है। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता को समझाने के लिए इस देशवासियों को एक कॉल दिया था कि आप सब चरखा पकड़िए और हमको मैनचेस्टर मिल्स के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। और वहीं से बहुत सारे मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट्स में जो कैंपेन्स थे वहां शुरू हुए थे। मगर आज बीटी कपास आने के बाद इस देश में हमारा पूरा कपास का बीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में, मोन्सैंटो बेयर के हाथ में, 95% का सीड कंट्रोल एक
फसल, सिर्फ एक फसल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में चला गया है। वो बहुराष्ट्रीय हो या इस देश के ही स्वदेशी कंपनियां हो, कंपनियां कंपनियां होते हैं। अडानी भी स्वदेशी बोल सकता है, मगर कॉर्पोरेटाइजेशन में किसानों को जो जितना थोड़ा बहुत जगह मिलता है खेती में अपना निर्णय लेने का, वो खो रहे हैं और उनके कंट्रोल से खेती निकल रहा है। एक और मुद्दा ये भी है कि जो पेस्टिसाइड्स और अलग अलग किस्म के जहर इस देश के खेती में किसानों को अपनाने के लिए बताया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है, उसका सबसे ज्यादा असर इस देश के किसानों के ऊपर ही हो रहा है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज अगर आप देखेंगे, आपने पंजाब में कैंसर ट्रेन के बारे में सुना होगा, वो सब तो किसान ही है। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही जाके फ्री कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बीकानेर वो जा रहे हैं। वो तो सिर्फ एक सिंबल है, मगर इस देश का 44% किसानों को पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से, और जो खेत मजदूर होते हैं वो तो जिंदा रहने के लिए उस दिन की कमाई के लिए पेस्टिसाइड स्प्रेयर लेके, इसको कीटनाशक दवा बोला जाता है, हम तो इसको जहर बोलते हैं, उस पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में हजारों लोग हर साल मर रहे हैं या अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, एंड दे डोंट रिकवर आफ्टर दैट। ये भी एक मुद्दा है। और अगर हम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, भूख और कुपोषण की अगर हम बात करेंगे, ये एक बहुत अफसोस की बात है कि इस देश में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग जो है वो इस देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स के साथ जो जुड़े हैं वो है। वो शहरी लोग और शहरी गरीब लोग नहीं हैं। जो आज के दिन अगर आप झारखंड में स्टारवेशन डेथ के बारे में सुना, उड़ीसा में स्टारवेशन के बारे में सुना, या कहीं पे महाराष्ट्र में सुना, वो सब लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, और वो हम सबको खाना उगा के खिला रहे हैं, वो खुद मर रहे हैं ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। तो ये भी हमको समझने की एक जरूरत है। अगला स्लाइड। और किसानों के बारे में हम जब बात करते हैं, सब किसान एक जैसे नहीं होते हैं। लैंड होल्डिंग के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका बहुत कम, सीमांत किसान जो बोलते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार जो व्यवस्था खड़ा करती है किसानों के नाम से, इनको वो व्यवस्था एक्सेस करने का कोई ज्यादा शक्ति इनके पास नहीं है। अगर कल्टीवेशन स्टेटस से हम देखेंगे, मैं बता रही थी आपको, ऐसे भी राज्य है जहाँ पे ऑफिशियल आंकड़े दिखा रहे हैं कि बटाईदार किसान जो है 17 to 34% है। ये किसान ऐसे हैं जो जिनके पास जमीन भी नहीं होता है, खेती कर रहे हैं, और जो बैंक ऋण में पैसा देते हैं वो ऋण भी इनको नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास जमीन का कागज नहीं है और उसको बैंक में नहीं दिखा सकते हैं। तो इनको ऋण बाहर से प्राइवेट मनी लेंडर से लाना पड़ता है। इनको सरकारी व्यवस्था में न बीज मिलता है, न बेच पाते हैं, कुछ भी इनके लिए नहीं है। और करोड़ों किसानों की हम बात कर रहे हैं जो एक्चुअली पट्टा जिनके नाम पे हैं, बहुत अपर कास्ट अपर क्लास लोग हैं जो गांव भी छोड़ के चले गए हैं या जिनके पास नौकरियां है, मगर उनको पीएम किसान मिलता है, उनको ये ऋण मिलता है। मैं ऐसे किसानों को आपको दिखा सकती हूँ जो खेती नहीं करते हैं, जमीन उनके नाम पे है,
जाके 0% इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं और उसी बैंक ब्रांच में वो हाई इंटरेस्ट के लिए एफडी में उसी ऋण का पैसा को रखते हैं और अपने जमीन को जो ठेके पे जिनको दिया है उनको एक पैसा भी ये लोग उपलब्ध नहीं कराते हैं। और इस देश में एक फार्मर्स रजिस्ट्री मोदी सरकार बना रही है जिसमें ऐसे किसानों को आज के दिन भी जोड़ा नहीं जा रहा है। अगर आप सामाजिक नजरिया से देखेंगे, महिला किसान और महिला किसानों के बारे में खास करके हमको बात करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में डीफेमिनाइजेशन नाम का एक बहुत बड़ा एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन चल रहा है, जहाँ पे मर्द खेती और गांव छोड़ के उनको पलायन पे जाना पड़ रहा है और पूरा संभालना, महिलाओं को संभालना पड़ रहा है। जमीन का पट्टा इनके नाम पे नहीं होता है, समाज का भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, सरकार का तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी इनको खेती करना पड़ रहा है। इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो इनके बारे में भी हमको अलग सा बात करना पड़ेगा। हम किसान किसान कह के हम इन सबको अदृश्य नहीं बना सकते हैं। जब भी किसानों की बात करते हैं, हमको सीमांत किसानों के बारे में, बटाई किसानों के बारे में, महिला किसानों के बारे में और आदिवासी किसानों के बारे में, जो लोग पशुपालन करते हैं उनके बारे में अलग अलग सा बात करना चाहिए। इन सब के प्रॉब्लम्स अलग है और इनके लिए समाधान भी अलग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बस पिक्चर्स के सहारे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पे इस देश के किसान बिल्कुल आत्मनिर्भर थे, जो बिल्कुल राजा रानी थे अपने जमीन के ऊपर, जिनके ऊपर बाकी लोग आधारित थे। आज इनका लाइफ बहुत सारा क्यूस में गुजर जाता है, लाइंस में खड़े होके बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। हम ऐसे भी केसेस के बारे में सुनते हैं जहां किसी का डिलीवरी ऐसे लाइन पे हो गया, किसी का मौत ऐसे लाइंस में खड़े होते हुए। ऐसे भी प्रदेश है इस देश में जहां पे पुलिस स्टेशंस में फर्टिलाइजर्स को बेचा जा रहा है, पुलिस स्टेशंस में। तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है। अगला स्लाइड। अगला स्लाइड। विल स्किप द नेक्स्ट वन। मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ, एक यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन है, कन्वेंशन है, जिसमें इंडिया ने भी साइन किया है और जिसके तहत किसानों के कुछ हक बनना चाहिए था, कुछ लीगल कानूनन हक बनना चाहिए था। और उसमें क्या क्या आर्टिकल से क्या क्या मुद्दे हैं इस स्लाइड में मैंने रखा, मगर इस देश के किसानों को एक भी ऐसा हक नहीं मिला है। अगला स्लाइड। तो इस संकट का जवाब क्या है, उसके बारे में हम लोग आशा में जो किसान स्वराज नीति बोलते हैं उसके बारे में बता के मैं रुकूंगी और फिर हम वी कैन हैव ए कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इसको किसान स्वराज नीति बोलते हैं, ये हमारा ढांचा है। सबसे पहली बात है, जो अदृश्य किसान है उनको पहले आइडेंटिटी दीजिए, उनको एक पहचान मिलना चाहिए। ये है असली किसान, जिनके नाम पे जमीन है वो किसान नहीं है, जो खेती किसानी कर रहे हैं वो किसान है। और इस देश में एग्री स्टैक के नाम से पिछले साल से इस सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करके सबसे पहले बीजेपी और एनडीए रूल्ड स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में एक फार्मर्स रजिस्ट्री का एक प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ये सरकार का डिजिटाइजेशन का एक मिशन है, जो एजेंडा है उसके तहत ये शुरू किया गया है। और इसमें
जो गलतियां हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं उसको और एक बार दोहराया जा रहा है, और ऐसा दोहराया जा रहा है कि ये अब फाउंडेशन बनने वाला है इस देश में। भविष्य में इस रजिस्ट्री में जिनका नाम आएगा उन्हीं को किसान माना जाएगा। और इस रजिस्ट्री का डेटाबेस में जो ROR होता है, रजिस्टर ऑफ राइट्स, जो लैंड पट्टा जिनके नाम है 7/12 के नाम पे, अलग अलग नाम से इस देश में अलग अलग राज्यों में इसको कहा जाता है। लैंड टाइटल्स का जो पटवारी के पास या विलेज सेक्रेटरी के पास जो रिकॉर्ड्स होता है उसी को लिया जा रहा है इस फार्मर्स रजिस्ट्री में। हम तो बहुत चिंतित है इसको लेके। अगर इनको आप फार्मर्स कहेंगे, अमेरिका में भी इंडिया के किसान बहुत सारे बैठे हैं और शहरों में भी बैठे हैं, वो किसान नहीं है। हमको असली किसानों को पहचान के उनको इस रजिस्ट्री में डालना पड़ेगा। वो सबसे पहला कदम है। दूसरी बात, आप देखते ही होंगे अलग अलग हमारे जैसे लोग जो बजट के बाद अपना रिस्पॉन्स देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, कांग्रेस पार्टी भी, अलग अलग पार्टीज भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इस देश में खेती के लिए जो बजटरी एलोकेशंस है वो एक्चुअली कम होते जा रहे हैं, और दसों हजारों करोड़ रुपए बिना यूटिलाइजेशन का वापस लौटाया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा संकट है कि इस देश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। आपको सरकार दिखाएगा कि हमने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खड़ा किया है। उन्होंने वो फंड बजट के पैसों से या अपना जेब में अपना हाथ डाल के नहीं किया है। वो अलग अलग तरीके से बैंक से लोग और किसान बोरो करें वैसे फंड्स की बात कर रहे हैं। मगर जो बजट से पैसा आना चाहिए वो कम होता जा रहा है। और पिछले 10 साल में प्रति साल NDA सरकार और मोदी सरकार आने के बाद एग्रीकल्चर बजट में बहुत कुछ छेड़छाड़ हुआ है। वो दूसरी बात है कि समस्या का समाधान तभी होगा जब आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, बजटरी एलोकेशंस बढ़ाएंगे। तीसरी बात, हमको प्राकृतिक कृषि के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। और प्राकृतिक खेती का मतलब गो आधारित खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब पुराने जमाने का खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती इज द लेटेस्ट मॉडर्न साइंस जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी को समझते हुए जमीन के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस और जमीन के ऊपर का इकोलॉजी को समझते हुए जो खेती करेंगे, अगर विविधतापूर्ण खेती अगर आप करेंगे, प्रति खेत में विविधता हो, अगर ऐसा करेंगे तब खेती में डी रिस्किंग होगा। अलग अलग प्रकार का डी रिस्किंग, बाहर से आपको कुछ खरीद के लाने की जरूरत नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, ऐसा खेती उससे झेल सकेगा। तो एग्रो इकोलॉजी जो प्राकृतिक खेती के नाम से या ऑर्गेनिक खेती के नाम से, जैविक खेती के नाम से अलग अलग शब्दावली है, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और किसान स्वराज नेटवर्क जैसे हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी वाला मुद्दा नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का मुद्दा है। ये कॉरपोरेट कंट्रोल से किसानों को बचाने का एक तरीका है। हमको किसी कंपनी का माल नहीं लेना है, ऐसा खेती इस प्राकृतिक खेती में आता है। तो उसके ऊपर भी हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। चौथी बात ये है, जो आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 33 डेज ऑफ फास्टिंग, आप सब जानते हैं खनौरी बॉर्डर पे वो बैठे हैं और हम अजीब अजीब बातें
सुप्रीम कोर्ट बेंच से सुन रहे हैं, वो जो कह रहे हैं पंजाब सरकार को जिम्मेदारी लेके उनको अस्पताल मूव करना है, ये करना है, वो करना है। एक बार भी सुप्रीम कोर्ट बेंच से हमने ये नहीं सुना है कि हम ऑर्डर करते हैं केंद्र सरकार को कि अपने वादा उन्होंने जो किसानों को दिया था वो निभाए। वो जो डिमांड लेके वहां बैठे हैं अनशन पे, वो कुछ 7-8 डिमांड्स है, मगर सबसे अहम डिमांड है हम एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम एक कानूनी हक हर किसान के लिए बनाना चाहते हैं वाली बात। हम भी उसको डिमांड करते हैं। मैं भी वो पहला किसान आंदोलन जो चला था 2020 और 21 के बीच में, उस किसान आंदोलन में मैं भी सिंघू बॉर्डर पे बैठी थी, और सरकार के साथ जो बातचीत चला था उसमें वो किसान नेताओं के डेलीगेशन में मैं अकेली महिला थी। सरकार के साथ जब बातचीत चल रहा था उस समय पे जो सरकार ने लिखित में हमको वादा किया था कि ये हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे वाली बात, कमिटी क्रिएट करेंगे वाली बात, आज तक वो पूरे वादे निभाए नहीं गए हैं। हम इसको भी डिमांड करते हैं। उसके बाद एक फ्रीडम फ्रॉम इंडेटेडनेस वाला कानून भी हम बोलते हैं। वो कर्जा माफी की बात नहीं है। बहुत बार कांग्रेस सरकारें जो पावर में आती है वो लोन वेवर्स लोगों को देती है, किसानों को देती है। हमको वैसा स्कीम की भी जरूरत नहीं है। अगर कानूनी तरीके से एक व्यवस्था हम खड़ा कर सकते हैं जहां पे जो विजय माल्या को और नीरव मोदी को और बाकी लोगों को जो बैंकरप्सी से बचने का एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, बैंकरप्सी कोड बोल के जो है, हम किसानों के लिए भी वो चाहते हैं। बाकी क्षेत्रों के लोग जब उधार लेते हैं उनके ऊपर क्यों लिमिटेड लायबिलिटी होता है, जब किसान उधार पे लेते हैं क्यों आप उनके जमीन को ही गिरवी पे रख के आप अपना कर्जा वापस लेने की कोशिश करते हैं एज ए बैंक। ये जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स that are being applied to farmers and that are being applied to other entrepreneurs in other sectors, both manufacturing and services, these are not equal. So we are talking about freedom from indebtedness as a legal entitlement. ऐसे ही हम चाहते हैं प्राकृतिक आपदाओं से एक यूनिवर्सल कॉम्पेंसेशन और क्रॉप इंश्योरेंस का सिस्टम होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार बाकी देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वो सब साइन ना करें। वो इसलिए भी साइन किए जाते हैं क्योंकि खेती में हमारे किसानों को कुछ फायदा दिलाने के लिए नहीं, मगर आईटी सेक्टर में हमारे आईटी कंपनी को कुछ दिलाने के लिए यहाँ पे कुछ बलि दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस देश की किसानी को बलि पे ना चढ़ाए ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। हम ये भी कह रहे हैं कि खेती एक व्यक्तिगत निजी एंटरप्राइज ना हो। उनको कलेक्टिवाइज करने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सब होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट बात है, राज्य सरकारों को नीति तय करने दीजिए। पूरा नीति आज के दिन केंद्र सरकार तय कर रहा है। ये इस देश के संविधान के खिलाफ है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है इस देश की किसानी की संकट से किसानों को बचाने के लिए। मैं वहां रुकूंगी। आई एम सॉरी इफ आई टुक मोर टाइम। लेट्स हैव दैट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार कविता जी, आप हमारे बीच आए और हमारे बीच कृषि के ऊपर अपना ज्ञान साझा किया। अब मैं देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए साथियों से आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने प्रश्न एक एक करके कविता जी से पूछ सकते हैं। कृपया करके हैंड रेज करें, जिनका नाम मैं लूंगी वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।
हाँ जी शिवलाल जी। Yeah. शिव Uh, Thank you for your talk, ma'am. One question is, do you think agriculture sector needs a regulatory body in India? Like, what is your opinion on that? And to another one is, how about including the one who plows, like who takes on a lease, because he's a major what do you call major sufferer of this agriculture sector. So, what is your viewpoint on that? Do we take more questions or shall I respond now? मैम हम नेहा? एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, आप कर सकते हैं Okay. मैम, एक एक तो करके क्वेश्चन। sure. तो शिवलाल जी, I'll respond in English. There should be regulation on the agriculture industry. There should be no regulation of farmers. That's the ideal situation, whereas today we are finding that farmers are being regulated, farmers are even being criminalized in many laws of the country. Just say stubble burning, we know of instances of farmers being penalized heavily in lakhs of rupees for stubble burning and stuff like that, whereas the industry gets away scot-free. So yes, there should be stringent and rigorous regulation of agri-businesses and agri-industry, but farmers should not be regulated. In fact, they should be excluded and exempted. And most laws in this country, uh, except for some recent ones, have actually kept farmers out of regulatory purview. Your second point was about sharecroppers, tenant farmers, and lessee cultivators. And two southern states, including Telangana and Andhra Pradesh, they have separate laws for cultivator farmers as opposed to landowners. There's the Licensed Cultivators Act in Telangana, and Andhra Pradesh is trying to repeal a second time an existing legislation and bring in a new legislation after Mr. Chandrababu Naidu came to power to give entitlements to tenant farmers. I did mention that that's one of the biggest problems that we have in India's farming communities at this point of time, the invisibility of tenant farmers. That was what I was calling as Adrishya Kisan. We need to lend identity to them. We need to make sure that they are the beneficiaries of various laws and programs and schemes. It should not be absentee landowners. The real cultivators have to be identified, they need to be supported. There are many studies, including studies done by ASHA colleagues in Telangana and Andhra Pradesh. They go by the name of Raitu Swarajya Vedika, which show that 70% of farm suicides in India are of tenant farmers in some of these states. They are facing the most acute crisis in India's farming because they can't access bank credit, they can't access schemes, they can't sell to procurement agencies, they don't have disaster compensation, though crop insurance is possible even for them, but crop insurance schemes themselves are badly designed. So we do need to address the issues of tenant farmers, both legally and programmatically in this country. Neha ji? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन प्लीज। नेहा, अगर आप उनको पहले हैंड रेज करने को बोल दो ताकि हम अनम्यूट कर सकें। हाँ जी, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। या सबको एक बार अनम्यूट कीजिए आप and then see if anybody wants to talk. तमन्ना प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए।
एक्चुअली म्यूट ऑल करने की ऑप्शन है, अनम्यूट ऑल No, करने की। two people have already raised. Yeah, yeah, There's yeah. Annie Peter गिगी and जो there was, yeah. Hi, ma'am. Hello. No, Gigi. I'm from Kerala. हेलो Uh, hello, can you hear और me? नमस्कार मैम, मैं एनी पीटर बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ दुर्ग से। आप सभी को नमस्कार। एनी जी, एक मिनट। गिगी जी बात कर रही थी, मैं सुन पा रही थी उनको। ओके, सॉरी। Yes, Actually, you I'm can Gigi. continue. Yes. Okay. As you have mentioned, I have heard that uh, crores of monies are being kept for this, kept in budget for this agricultural activity, but uh, most majority are underutilized or unutilized. Is ma'am, who is the person who that needs to take initiative for this underutilized funds, or if why can't court interfere in this underutilized budget things and all, or why can't we interfere with that RTA Act, and can't, is there anyone responsible for making these things Right. make utilized? Yeah. One So, question. yeah, okay, you have a second question. Go ahead. Ma'am, the second one is, uh, and whether this agricultural situation is equally pathetic in all states of India, or is there any state which can be taken as a role model, or any environment friendly activities going anywhere in the state that can be adopted wholly? The third one is, ma'am, as you mentioned that this farmers' activities are being criminalized in this era, and now this that farmers are that going on fast, and the Supreme Court's interference have been read on the newspaper. And why? What might be the thing that is restriction from the central government from enacting the MSP price, and why can't they daily enact this MSP, ma'am? Okay. So I'll begin with the last question. What is stopping the union government from giving what farmers are demanding, which is a legal entitlement over MSP? Okay. If I want to give them the benefit of doubt, I will say that maybe they didn't understand what farmers are proposing. Maybe the government thinks that it will be too expensive to do something like that, and so on. But I don't think that is the reason. I personally believe that Mr. Narendra Modi is projected as someone who never actually fails. He is the invincible leader. No one can defeat him on anything. And in the case of the 3 farm laws that he had to repeal, it was truly a massive defeat for Mr. Narendra Modi, for the Prime Minister, and for BJP itself. In that sense, after having lost that battle, they are once again, and even that battle, what he could have done 1 month or 2 months after the Kisan Andolan started, they took a full 373 days before the law was repealed, the 3 farm laws. So to me, the reason is that this, the supreme leader and the people who are creating a PR image around him do not want him to be seen as somebody who's weak and who has come under pressure from protesters. And that is what they are trying to save themselves from. And I think it's basically an ego issue that's coming in the way.
I don't think there are any real issues in granting MSP as a legal entitlement. There are no financial issues worth mentioning the name. There are no practical implementation issues that cannot be overcome through careful design. I think it's basically a personality attitude of the highest office in this country. That's how I'll put it. I know it is rude, but that is what it is. Your question about, are there some good things happening in some states? Are there any role models? There are certainly some good things happening in nearly all states. I can give the example of Kerala. The Kerala Farmers Debt Relief Act has been really critical and instrumental in bringing down farm suicides in Kerala. In the year 2006, this act was brought in. One little clause in that act in Kerala said, once a farmer appeals to the Debt Relief Commission, no further proceedings can be undertaken against her or him. Usually farmers end up committing suicides and killing themselves when the debt repayment pressure becomes too much, when notices are stuck on their homes, when creditors come to their homes and dishonor them in front of the community. That is what most farmers are afraid of, this dishonor. Big industrialists in this country have never been worried about something called dishonor, whereas farmers still have their dignity with them and they're worried about dishonor. But the Kerala Debt Relief Act of 2006 had one section which said that if you're indebted and if you're bankrupt, if you appeal to the commission, no bank can drag you to the court, no proceedings can be taken against you. That helped a lot in reducing farm suicides in Kerala. That's one example of what state governments can do. I can talk about the Andhra Pradesh Natural Farming Program, where on a large scale, 10 lakh farmers have been included in an agroecology program of natural farming. That's a good example of what Andhra Pradesh is doing on agroecology. Haryana government has put 24 crops under MSP guarantee, in a sense. It has promised, not a legal guarantee, it's a scheme-based guarantee. It is still not what the farmers are asking for. But the state government is saying, we'll make sure that you don't get a price less than MSP in the market. That is an example of what a state government can do. So there are examples, but there's no one state government which is an example for every kind of solution. They're doing bits and pieces. The third question that you asked was about, why are we not going to courts? What about a PIL? Can't we collect data through RTI, all of that? There are several cases running in this country that farmer unions and platforms have filed, including on farm suicides. In the Supreme Court, there's a case that's been running from 2015 or so. It is an SLP that has moved from Gujarat High Court to the Supreme Court. But you know how courts are functioning in this country. And ultimately, if you want to change, if you want to transform anything that needs to be transformed, courts are not the solution. Aware citizens are the solution. And we should all be supporting farmer movements who are sacrificing their lives to secure something for all farmers in this country. Those are the kinds of things that will actually bring about lasting transformation. So people power and citizen power is where we should invest our energies mainly.
PILs are there. Things are, sometimes there are some court orders that are positives. Sometimes it's very frustrating going to courts. All of this is happening. There was a Annie, there was a Sophie who had raised their hands. Sophie. Yeah, yeah, Sophie. hi. Yeah. Good evening, ma'am. I'm Sophia, and thank you so much for the informative session. I think you mentioned about Monsanto. So we hear about a lot of this BT cotton seeds, or maybe like in the earlier days, they used to talk about BT brinjal and all. So now, what is the economic implications of the Indian government price control policies on Monsanto seeds, ma'am? So, after years of siphoning off money from farmers Mhm. in the name of royalty, licensing fees, and so on, in the recent past, Indian government was able to use an existing law. They tried various things. State governments tried to enact their own laws and so on. Sophie, I'm assuming you are from a legal background. No, I'm from scientific background. I'm a scientist, so I have heard about it. So, but Okay. I just had the basic Okay. knowledge. Yeah. Okay. So price control is happening right now on BT cotton seeds to an extent. But all said and done, Monsanto has already taken more than 10,000 crores from farmers Mhm. without even selling seeds. They don't even produce seeds. They Okay. had invented something and they had patented a particular genetic construct. Right. Even that was under litigation in India, whether in a country where seeds cannot be patented, whether genetic material can be patented. But by virtue of that patent, they were able to control Indian seed companies, and they were in turn controlling what farmers had to pay. So right now there's a bit of price control, but the reality is that seed, when it moves out of the hands of farmers, Mhm. physically, if I'm a farmer Mhm. and I get lured by some free seeds or some attractive seeds for, let's say, 2, 3 seasons, I don't save my own seed, and no one in my village keeps seeds, I will be dependent on the external source for an entire lifetime. Right. Once you lose seeds physically, Mhm. you will never be able to regain them. And Mm. that is what has happened in India's cotton seed and in many other seeds. I Oh, hope that answers yeah. you. Yeah. Yeah. Thank you so much, ma'am. Anyone? And Monsanto is a company, incidentally, Sophie, is a company that has jailed farmers in the US. Monsanto is a company that actually has a detectives department inside 75 employees whose job is to do surveillance and detective work over farmers to make sure that no farmer is using farm saved seed after buying seeds from Monsanto. This is in the US and Canada. And if anyone does that, they knock on the doors of farmers pretending to be fellow farmers or just customers and so on, to spy on farmers whether they have any seed saved in their homes. Oh. And then they drag them to courts. Farmers have been jailed in the US in the name of patent infringement. Mhm. And that's the kind of company which gets red carpet treatment by our governments. Right. Mm-hmm. All right. Yeah. Thank you, ma'am. Shivlal, next question, please. Ma'am, to the previous question, just I want to add on, like add on question for that. Regulatory body, in terms of looking up to monitor policy of the agriculture sector and mapping it out or planning, processing, these all could be helpful through a regulatory body, but not in terms of a law that will have, because we don't have a database
exactly what kind of policies we can get into the agriculture sector. So, Shivlal, I assume you are talking about a body, don't call it a regulatory body, a planning and overseeing body that will make positive policies, a policy ecosystem that actually helps farmers to survive and thrive. If at all they are pushed out of agriculture, it should be because, uh, it should be of opportunities that are there in other sectors, not because living in agriculture has become impossible. It shouldn't be a push factor, it should be a pull factor. And the commissions that we are talking about, whether it is MSP Commission or Freedom from Indebtedness Commission, these are all such bodies. And, when you have a state department for agriculture, that itself is a body that is supposed to have a policy. And you can't have one policy for farmers all over India. Every state government is supposed to have its own policy, and agriculture is a state subject as per India's constitution. If that is what you are saying, I'm saying the same thing, that we do need state governments to be empowered to take their own policy decisions. Whereas at this point of time, it is the union government which takes all policy decisions. Agriculture credit, what will be the interest rate, what will be the ceiling, all of that decisions are taken by RBI and union government, not state government. Agriculture insurance, whether it is PMFBY, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, or weather-based insurance, all those decisions are taken by the union government. If you want to talk about trade policies, those decisions are taken by the union government. If you want to talk about MSP, that MSP numbers are declared by the union government. So while the Constitution of India talks about agriculture being a state subject, too many decisions are being taken by the union government without leaving space for the state governments to take decisions that are suitable for their own condition. Thank you, ma'am. Next question, Annie. Annie Peter. You may have to unmute her. He was Annie, please ask the question. we can go to next question. There's no next question, I think. No one is asking. Okay. In the meanwhile, I wanted to ask if Kavita ji can put to 2.6 depth as sorry. If you can put 2.6 depth to asset ratio in layman terms. So the amount of debt is increasing over every farmer on an average, whereas their asset, generation after generation, landholding size is decreasing. A family which has 4 acres now, but 4 children, each one gets only 1 acre. And then the next generation with that 1 acre, going to, let's say, 2 children each, it becomes half an acre. So the asset is reducing, assets of farmers, whereas their debt is increasing. Any other question? Participants, please raise your hand. I think there is no question. Then we can finish the meeting. Can I ask one question?
Yes, go ahead. Like the registry which you are speaking, like what are the parameters that they are drawing from that registry? Like how does it help in terms of policy making to the government? This is part of digitization efforts that are happening across ministries, across sectors for India. It's happening in the health sector, it's happening in the education sector, in the agriculture sector. This a framework developed that's called AgriStack, within which Farmers Registry is one of the components, one of the applications, if you like. And they are basically saying that if we know who has what kind of land, and if we also give them an FID, a unique identity like UID, I mean, even for this farmers registry, Aadhaar is the initial data point. If we know who are the farmers, then we'll be able to provide our services of either convergence of schemes or DBTs for income transfer schemes or insurance or any other entitlements. More and more, there's a talk about fertilizer DBT going directly to farmers. Today, urea is heavily subsidized. They're going to tell farmers, go buy urea from the companies at the real price, because the industry is putting a lot of pressure on the government, saying that, move the DBT to the farmers rather than you subsidizing us. So the idea is that farmers will buy like gas cylinders. You spend first and you get the subsidy in your account later on. For fertilizers, they're planning to do it. So there's more and more transactions that are going to happen in a DBT, DIT mode with farmers. And they are saying that we want to know who are those farmers, what have they grown, what were the weather conditions there. I mean, everything related to, whether that suffered any natural calamities, various things they want to track. That is the ostensible purpose. Thank you. I think Gigi's asking a question. Yes, Gigi, go ahead. हेलो एनी ओके हेलो एनी, हाँ जी, पूछिए। हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम एनी पीटर है, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। हेलो जी हाँ जी, पूछिए पूछिए हम प्लीज। सुन पा रहे हैं अनी जी, बताइए। जी सॉरी, मैं नहीं सुन पा रही थी उस समय। मैम ये कहना है कि अभी जो देश के हालात हैं, ये जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो जितने भी वर्कर हैं, हम यहाँ पे आज किसानों की बात कर रहे हैं, तो उनका हक नहीं दे रहे हैं। तो उस पे आप अपनी क्या राय देंगे? जब से मोदी जी बैठे हैं, अभी उनको मारना पीटना, इतने क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। और अभी अगर आपको नॉलेज में होगा, तो चीन और जापान में लोग जो हैं फार्म हाउस जो अपनी खेती जो कर रहे हैं, तो वो अपने छत के ऊपर कर रहे हैं। तो क्या ऐसा, और वहां पे वो हर प्रकार का खेती कर रहे हैं, चाहे चावल हो, फसल हो, दाल हो, सब्जियां हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंडिया में भी लोग जो है, जो किसान है, वैसे ही खेती करेंगे? तो वो चीन और जापान वाली बात पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी। मैं तो मजाक में, हम GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के विरोध में बहुत बड़े आंदोलन चलाते हैं। जी उसमें तो मैं मजाक में ये कहती हूँ कि आप एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जीन्स घुसाना, वो सब करने के बजाय इंसानों को ही ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई करे कि वो हर दिन 1 घंटा अगर सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएंगे, अपने आप
पौधों के जैसा खाना बनाएंगे, फिर आपको खेती नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है, बस इस प्लैनेट पे, इस धरती पे सिर्फ इंसान ही बसे रहे, और कुछ और नहीं चाहिए हमको। न वन चाहिए, न खेती चाहिए, न और प्राणी और जीव जंतु चाहिए। ऐसा भी शायद विकृत विज्ञान बनेगा। आप लोगों ने सुना होगा डिजाइनर बेबीज भी बना रहे हैं, कि आपको कैसा मुंह चाहिए, कैसा नाक चाहिए के हिसाब से फीटस में ही डिजाइनर बेबीज बन रहे हैं, एम्ब्रियो में बन रहा है, एक कोशिका में। तो आगे जाके क्या होगा के ऊपर बहुत सारे सिनेरियोज है। ये हो सकता है, वो हो सकता है के बजाय भविष्य को देखने का एक विजन होना चाहिए। ऐसा भी संभावना है क्या पूछने के बजाय हम ऐसा एक दुनिया खड़ा करना चाहते हैं सोच के, जब काम करेंगे सरकारें और समाज, तब कुछ बात बन पाएगी। हमको वो विजन की जरूरत है कि जब इस देश में बाकी क्षेत्र के जो पिक्चर है, वहां से क्लियरली ये उभर कर आ रहा है कि वहां पे लोगों को बसाने का कोई उपाय नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में क्लियरली दिख रहा है, और करोड़ों लोग हैं जिनको हमें एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, जिनकी आजीविकाएं डिग्निफाइड हो, उसका गारंटी देने की ज़रूरत है। तब सिर्फ खेती ही एक विकल्प बनता है। और इस कृषि को हम कैसे फिर से प्रॉस्परस बनाए, उसका एक विजन होना चाहिए। उसके लिए सबको मिलके नीति भी बनाना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो एनी जी, जवाब यही होगा कि कुछ नहीं करने से क्या होगा वाला सिनेरियो बिल्डिंग वाला काम हमारा नहीं है। और मैं ओके सोचती मैम। हूँ जो लोग पॉलिटिकल बीइंग्स है, आप सब पॉलिटिकल बीइंग्स है, जो इंदिरा फेलोस और इस डोमेन में है, तो हम ही को भविष्य को निर्माण करना पड़ेगा। आपने प्रश्न इस बात से शुरू किया था, क्या था प्रश्न? यू सेड समथिंग एल्स बिफोर यू वेंट इनटू चाइना एंड जापान। किसी को याद है एनी जी ने कहाँ से शुरू किया था? जी मैम, मैं ये बोली थी कि अभी क्या बोलते हाँ, हैं। दमन, जो दमन जी हो रहा है। जी मैम जी। तो इसमें दो बातें हैं। ये सरकार तो बहुत एक क्रूर सरकार है। इट्स अ क्रूअल गवर्नमेंट, there's absolutely no doubt about it. It's insensitive and cruel, वो तो है ही। और बाकी सरकारें, बाकी पार्टियों के सरकारें, वो सब कुछ तो एक इंसानियत रख के अपना गवर्नेंस चलाती है। तो वो एक हिस्सा है। मगर दूसरा हिस्सा, क्योंकि आप सब में शायद ये शक्ति है आंदोलन खड़ा करने का, कुछ हासिल करने का, कुछ दुनिया बदलने का, शायद आप लोगों में वो शक्ति है। इसलिए मैं आपको ये दूसरी बात भी बताना चाहूंगी। इस देश के किसान आंदोलन सबसे ज्यादा, अगर प्रोटेस्ट के बारे में हम कहीं पे भी सुनते हैं, किसी भी तालुका में, किसी भी राज्य में, देश के लेवल पे भी, वो किसानों के आंदोलन होते हैं। लगभग हर दिन कहीं ना कहीं किसान रोड पे आ जाते हैं। मगर इतने दशकों में किसानों ने इतना बढ़िया आंदोलन, बढ़िया का मतलब लोगों की संख्या अगर आप देखेंगे, कितने लोगों को मोबिलाइज किया, कितने बार धरना दिया, अनशन पे बैठे, लाठीचार्ज खाया, ये वो अगर आप देखेंगे, इन लोगों ने अभी तक अपने आप के लिए कानूनन कुछ हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ना ही हासिल किया।
अगर आप महिला मूवमेंट को देखेंगे, इस देश के विमेन्स राइट्स मूवमेंट को, लगभग 13 ऐसे कानून इस देश के महिलाओं ने अपने आप के लिए हासिल किया है। वो अपने आप से सरकारों ने नहीं दिया, ना कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने, ना बाकी पार्टी के सरकारों ने। महिलाओं ने लड़ा था, मगर बहुत स्मार्टली हर बार हर लड़ाई को एक कानूनी हक हासिल करने की कोशिश में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मगर इस देश के किसान, आप उनको भोला कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, बोट क्लब में टिकायत का लड़ाई 1980 को लेके, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, हर बार आपने लॉन्ग मार्च के बारे में सुना होगा, नासिक से मुंबई तक हजारों आदिवासी किसानों ने पैदल चल के, आपने पिक्चर्स भी देखा होगा, कई जी लोगों मैम। के पैर जी से खून भी आ रहा था, खून बह रहा था, आदिवासी किसान। मगर फिर भी उस लॉन्ग मार्च के अंत में फडणवीस और चीफ सेक्रेटरी ने उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में इन लोगों को रिसीव किया और सिर्फ एक पत्र पकड़ाया उनके हाथ में कि हम एक कमिटी का गठन करेंगे, आपकी हर समस्या का हम अ, अध्ययन करेंगे या जो भी इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। बस उस वाले आश्वासन को लेके वापस चले गए। तो किसान आंदोलन भी इस देश के किसान नेताओं ने जो चलाया था, कानूनी हक के लिए नहीं लड़ा था। अगर आज के दिन आप एमएसपी की लड़ाई के बारे में आप सुन रहे हैं, ये पहली बार इस देश के किसानों ने अपने आप के लिए एक लीगल राइट को एक मुद्दा बना के लड़ रहे हैं। इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजुलता जी प्लीज। जी, सभी को नमस्ते। मैं मंजुलता छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला से इंदिरा फेलो से हूँ और मकाम के साथ में जुड़ के भी काम करती हूँ महिला किसान को लेकर के। बढ़िया। जी। आ, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि हम लोग दावा किए हैं वन अधिकार कानून के तहत महिलाओं के नाम में, तो करीबन महासमुंद जिला में 384 दावा किए हैं, उसमें वही 100 पुरुष के नाम में है और बाकी 284 महिलाओं के नाम में है। तो इसमें ये एक मुद्दा यही था कि महिलाओं के नाम में जैसे हमने दावा किया, तो डीएफओ सर और जो एसडीएम सर हैं उनका कहना है कि महिला के नाम में तो दावा किए हो लेकिन उनका 3 पीढ़ी का सबूत होना चाहिए। तो इसमें कई तरह की सवाल जवाब भी हुआ और डीएफओ के साथ ने बैठक भी किए, लेकिन उनका कहना यही है कि महिला के नाम में 3 पीढ़ी का निवासरत वही होना चाहिए या 3 पीढ़ी का सबूत होना चाहिए। तो इसमें क्या तो करना बहुत चाहिए? गलत, नहीं बहुत गलत बात कर रहे हैं। वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगुवाई में ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं चलना चाहिए। ये कानून तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कानून है। मगर दूसरी बात है, इस कानून में क्लियरली लिखा गया है कि आईएफआर टाइटल्स को तो जॉइंट टाइटल्स ही देना पड़ता है, महिला और पुरुष के नाम पे। जी अ, जी ये एक रिकग्निशन है कि खास करके आदिवासी समुदाय में महिला और पुरुष समान ढंग से काम करते हैं खेती किसानी में। वैसे तो बाकी समुदायों में भी महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो आपको जॉइंट टाइटल मिलना चाहिए। तो सिर्फ महिलाओं के लिए आप टाइटल पूछेंगे तो शायद ऐसे ही प्रश्न वो खड़ा करेंगे। आपको जॉइंट टाइटल के लिए पूछना है, जो कानून में एक प्रावधान है, कानून में जी ही जी, वो एक उसमें ज्वाइन प्रावधान। जी। जैसे उसमें ये है कि पुरुष के नाम में दावा करती है तो पुरुष का नाम ऊपर में होता है और नीचे में महिला का नाम।
लेकिन हम लोगों ने महिला का नाम ऊपर किया और पुरुष का नाम उसके नीचे में। हाँ, बस तो दोनों के नाम पे मिल जाना चाहिए। उसमें तो डीएफओ को आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। और उसमें करीब 85 पट्टा मिल भी चुकी है महिलाओं के नाम में जो ज्वाइनिंग है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि 7/12 जैसे कि ऑनलाइन चढ़ाना चाहते हैं या मंडी में धान बेचना है तो उसके लिए तो ऑनलाइन होना जरूरी है, पटवारी रिकॉर्ड में होना जरूरी है। तो उसमें भी रुकावट कर रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, पुरुष का नाम पहले होना चाहिए, महिला के नाम बाद में होना चाहिए। ये थोड़ा भेदभाव कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये ऐसे फाइट्स को तो आपको पॉलिटिकल फाइट भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के पास जाके इसका हल होगा ऐसा नहीं है, मंत्री के पास जाना पड़ेगा और इसको एक मुद्दा बनाना पड़ेगा, एक पब्लिक डिबेट होना चाहिए। जी, थैंक यू मैम। एक और है कि जैसे कि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो हमने कई जगह पे शुरुआत किए थे महिलाओं के साथ में मिलके, महिला संगठन बनाए हैं शक्ति क्लब, उनके साथ में हम अभी भी स्टार्ट किए थे। तो उनका कहना है कि अभी बहुत कम हो रही है प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं, उसका उपजाऊ बहुत कम है। तो महिलाएं तो राजी हैं खेती करने के लिए, लेकिन पुरुष जो हैं नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको बेचना है तो इसीलिए। मंजू जी, प्राकृतिक खेती में जो उपज होता है वो उत्पादकता जो होता है वो कम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आंध्र प्रदेश में कई ऐसे किसानों को दिखा सकती हूँ जो केमिकल से ऑर्गेनिक जब जाते हैं, पहले साल में भी उनको, पहले सीजन में भी केमिकल से ज्यादा उपज जिनको मिला है। जी जी ये नॉलेज की बात है, प्रैक्टिसेस की बात है, प्रिंसिपल्स की बात है। अगर जी ठीक से समझ के जो लोग करते हैं तो उनको तो यील्ड लॉस पहले साल भी नहीं होता है। कई बार ये सुनते हैं कि 3-4 साल कम होता है, फिर वापस ऊपर जाता है और केमिकल से भी बढ़ के आता है। मगर पहले साल से भी अच्छा उपज वाले किसानों को मैं दिखा सकती हूँ। और शायद जी। और ट्रेनिंग्स की जरूरत है। आप किसी संस्था से जुड़े हैं? आपने कहा महिला किसान अधिकार मंच से भी जुड़े हैं आप। मकाम के मैं, साथ में। हाँ, मैं मकाम की फाउंडर मेंबर हूँ। तो किसी संस्था से भी आप जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़े हैं आप? हाँ, एक संगठन है दलित आदिवासी मंच। राजिम जी। जी जी, राजिम जी के साथ। अच्छा, तो मैं राजिम जी से बात करूंगी और थोड़ा ट्रेनिंग्स अगर वो सब सही करेंगे तो हो सकता है। वी आर गेटिंग इन टू अ थर्ड राउंड ऑफ ओके, आई थैंक हैव यू नो मैम। प्रॉब्लम फॉर अनदर 10 minutes. लेट्स वाइंड अप आफ्टर 10 minutes. तमन्ना खोसला जी कुछ बोल रही हैं मगर म्यूट पे हैं। One ओके। second. Yeah. या एआई एंड फार्मिंग का कैसे हम ऐसे कर सके कि जिससे कि प्रॉपर हम विलेजेस को वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट सिखा सकें जिससे कि हमारे पूरे देश में एआई का स्प्रेड हो, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ लाइक एन अर्बन थिंग. It isn't being practiced by people in the villages and all. So I guess, I mean, if we could do something with regards to agriculture and mix it with AI, I guess that would be very interesting. So my only response is we're too far away from that. There are too many fundamentals that have to be set right before we can address something like that. Ma'am, because this is being No, talked no, no, I'm about not saying, everywhere. no, I'm not denying what you're Yes, ma'am, saying. I But there understand are what you're saying. such basic problems. Yes, ma'am. इस देश में डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के नाम पे, मान लीजिए किसी गांव में 100 सर्वे नंबर्स है, डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स में उसको 111 बना दिया, 11 ऐसे पट्टेदार ऐसे ही खड़े हो गए हैं जिनका सर्वे नंबर होता है डिजिटल रिकॉर्ड्स में, जमीन पे जमीन नहीं होता है।
वो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट लेते हैं 0% इंटरेस्ट रेट पे। जिनका जमीन है उनका नाम हटाया गया और किसी और के नाम पे किया गया। There are basic problems in our Absolutely. digitization. Absolutely. Gigi, you have a question? Yes, Neha, ma'am. just a minute, Gigi. Just a minute. If anyone wants to ask one last question, then Gigi can go. But This would be the Gigi, last question. yeah, if anyone else wants to have one last question, Gigi will anyways go. Okay, accept. Gigi. Gigi can go. Yeah. It's name Gigi, not Gigi. Ma'am, ma'am, as a girl or as a woman, ma'am, how can we ensure this open support or visible support to the farmers protest or this poor farmers being their strikes and all? Is there any way that we How could can ensure? you support? You can organize solidarity events locally. You can say that, let your placards and banners very clearly say that you stand in support of the farmers protesting at Kanori border. Join them on social media actions. Nearly every day there are social media actions. Get some, influential people to either issue open letters or to write to the Prime Minister saying you have to do at least 1, 2, 3. There are many things that each of us can do. Ma'am, one more thing. Ma'am, nowadays, ma'am, if we are looking into this agricultural farming field, the coming youth or now we are little bit afraid of entering into or investing into this agricultural field. No, is there any hope or any this idea that whether youth could enter into this agricultural area in Yeah, our if we country? address some Ma'am, basic things that are going wrong, Gigi, yeah. youth are likely to remain in agriculture or come back to agriculture. There is also a trend. You are from Kerala, and I'm sitting in Karnataka. There are, probably friends from Tamil Nadu, and even in Telangana, this is a trend. There are many back to landers. There are urbanites getting back to agriculture, especially from the IT sector and so on. Maybe they have earned enough money and therefore are in a comfortable situation to get into agriculture. But it's not as though we don't see some positive trends. But if we can address the basic problems that farmers are confronted with, then there is a hope that youth may remain in that. Okay. Thank you, ma'am. All right. On that note, we wrap on this edition. There's a Preeti Majhi whose hand is up. हाँ जी, प्रीति मांझी जी. Does she need unmuting? Yes, ma'am. I think there's a Shakuntala trying to Hello. speak also. Yes. Hello. Yes, Preeti, we can hear you. प्रीति जी, आपका अगर नेटवर्क सही नहीं, आप लिख सकते हैं बॉक्स में, या तो Okay. अगर हाँ. अनम्यूट हो गए हैं प्रीति. Should we wait for you to write something, Preeti? Or मैम मेरा एक था कि आपको आवाज आ रही है? मैम यहाँ पे बात रही हूँ मैं तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रीति जी. do you want us to Okay. wait for you to type out something in the chat box?
Just say yes or Okay. no to that. Should we wait? Yes. Okay, we'll wait. Or I could take her question over email or something. Yeah, sure. Okay, Neha, maybe we can end the session now. Yeah. All right. On that note, we wrap on this edition. कविता जी, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपने अपनी कीमती समय हमारे बीच साझा किया और सभी साथियों के प्रश्नों को विस्तार से जवाब दिया। आपका धन्यवाद इतनी धैर्यता से सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। Thank you for having me here. Bye bye. Yeah, thank you. Bye. Thank you so much.